बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा इशफाक हसन रिटायर्ड अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप महसूस करें तो दूसरों को भी फॉरवर्ड करें ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो सके। आज मैं बात करना चाहता हूँ, एक बहुत बर्निंग इशू है हमारा इंसाफ का जो निज़ाम है उसके ऊपर। मैं बहुत एहतराम और दिली एहतराम से ये कहना चाहता हूँ, ये कोई क्रिटिक नहीं है अदलिया के ऊपर, ये वो फीलिंग है लोगों की जो हम भी एक आम इंसान हैं। हर वो मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता जहाँ पे इंसाफ का निज़ाम ठीक ना चल रहा हो, और हर वो मुआशरा तबाह बर्बाद हो जाता है जहाँ पे इंसाफ मुहैया ना हो, जहाँ पावरफुल के लिए डिफरेंट निज़ाम हो और बाकी कम्युनिटी के लिए डिफरेंट निज़ाम हो। सो फार जो हम देख रहे हैं पाकिस्तान में अभी तक, जस्टिस मुनीर से लेके आगे तक बड़े स्पेल बीच में है जो बड़े अच्छे स्पेल थे, अदलिया ने बड़े अच्छे काम किए माशाल्लाह, बहुत दिलेराना और बड़े डेयरिंग किस्म के फ़ैसले भी किए और अवाम के उमंगों के मुताबिक फ़ैसले किए, लेकिन वो स्पेल बड़े छोटे और बहुत महदूद मुद्दत के लिए थे। नामली जनरल ये फीलिंग है लोगों की कि पाकिस्तान में पावरफुल के लिए कोई निज़ाम नहीं है, कोई कानून नहीं है। ये इसलिए भी है कि आप देख लें जितने भी मेगा करप्शन के केसेस हैं वो आगे ही नहीं बढ़ रहे, वो कछुए की रफ्तार से भी नहीं आगे चल रहे। जिन लोगों पे फ़र्द जुर्म लगनी है उन पे फ़र्द जुर्म नहीं लग रही। राना सनाउल्लाह साहब को देख लें, इंटीरियर मिनिस्टर बन गए हुए हैं आके, इन पे फ़र्द जुर्म 2 साल से ज़्यादा अरसा हुआ कोशिश कर रही है अदालत लगाने की, फ़र्द जुर्म नहीं लगने दे रही है। इसी तरह जो आपके मौजूदा प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उन पे फ़र्द जुर्म लगनी है, वो नहीं लगने दे रहे फ़र्द जुर्म। तो ये हमारे इंसाफ के निज़ाम की मैं कहता हूँ कि वीकनेस है, मे बी फेलुअर हो लेकिन ये वीकनेस ज़रूर है। ये लोगों के दिलों में बड़ा चुभती है, आके इरिटेशन पैदा करती है कि हम तो हर चीज़ के ताबे हैं और हम पे हर चीज़ लागू होती है, लेकिन जो पावरफुल हैं उन पे कुछ लागू नहीं होता। लोगों में ये पोलराइजेशन बहुत बढ़ गई हुई है और लोग ये बैडली सोचने पे मजबूर हो गए हुए हैं कि हम कहाँ जाएं, किससे इंसाफ मांगें, क्योंकि इंसाफ जो है लास्ट 3-4 महीनों में, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लगता है कि शायद सिर्फ़ एक फैमिली के लिए खुला हुआ है और बाकी मुल्क या बाकी लोगों के लिए उसमें कोई जगह नहीं है ऐसी, या जगह है तो डिलेड वो आ रहा है, उसके ऊपर आ रहा है। ये हम जो ओवरऑल दुनिया में इंसाफ के निज़ाम के इंडेक्स पे 130 नंबर पे हैं 139 में से, ये भी एक सोचने की हमारे लिए एक बात है और हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। जितने भी हमारे चीफ जस्टिस साहबान आ रहे हैं माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे हैं, डायनामिक हैं, काम करना चाहते हैं, उनको काम करना चाहिए और इस चीज़ को इम्प्रूव करें आप, हमारे जस्टिस सिस्टम को इम्प्रूव करें आप। उसको कोई इम्प्रूव नहीं कर रहा, वो वहीं का वहीं है, घिसा पिटा है, वहीं खड़ा हुआ है और लोग बिलख रहे हैं, चीख रहे हैं, इसके लिए पीछे भाग रहे हैं, लेकिन इंसाफ मिलता तो कहाँ। अभी रिसेंटली आप एग्जांपल देख लें कि जो सूद का विभाग का फ़ैसला हुआ है 34 साल के बाद, ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का जस्टिस सिस्टम है। ये कुरान पाक में इंसाफ के बारे में जितना अल्लाह ताला ने इंसाफ के बारे में कुरान पाक में फरमाया है, शायद किसी और चीज़ के बारे में हर जगह का, और इंसाफ करो, ज़कात दो, इंसाफ करो, ये करो। और तकरीबन 12 सूरतों में इंसाफ का जिक्र किया गया। सूरत अंजाल है, सूरत अंबिया है, सूरत यूनुस है, सूरत निसा है, बहुत सारी सूरतें जिसमें इसका जिक्र किया उन्होंने। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप देखें आका दो जहाँ, अगर वो ये कहते हैं कि अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी चोरी करे मैं उसका भी हाथ काट दूँगा, इससे पीछे या आगे कुछ जा सकता है? यहाँ तो फुल स्टॉप है। इसको लेना चाहिए, इस पे लेके इस चीज़ को आगे बढ़ना चाहिए हमें। दूसरी जंग अज़ीम में चर्चिल को जब उसके एक मिनिस्टर ने कहा कि मुल्क के हालात ठीक नहीं हैं और बहुत मुश्किल में है, लोग बड़ी मुश्किल में हैं, तो उसने कहा क्या अदालतें ठीक काम कर रही हैं? उसने कहा जी बिल्कुल ठीक कर रही हैं। कहता फिर मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, जब अदालतें ठीक काम कर रही हैं, लोगों को इंसाफ मिल रहा है, तो फिर हर चीज़ ठीक हो जानी चाहिए। तो मैं अपनी मुअज़्ज़ज़ अदालतों को, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहबान जो हैं, उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि लोगों में ये जो इरिटेशन है इसको दूर कीजिए, इसका कोई मदावा पैदा कीजिए। देखिए एक सीरीज़ ऑफ एक्शंस हैं
सबसे पहले तो आप ये देखें कि मरीम नवाज साहबा जो है वो बेल पे रहा हुई हैं। बेल की रीज़न क्या थी कि अपने वालिद की तीमारदारी उन्होंने करनी थी। वालिद साहब बाहर जाके बैठे हुए हैं, वहाँ याशियाँ कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, पाकिस्तान के दुश्मनों से मिल रहे हैं वहाँ पे बैठ के, और बहुत सारे लोगों से मिलके पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं, वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, तकरीरें करते हैं। तो जब वही इस रीज़न ही बाहर चलेगी तो इसको वापस इसकी बेल ख़त्म क्यों नहीं हो रही? लोगों के जहनों में ये बड़े चुभते हैं ये सवाल कि ताकतवर के लिए ताकतवर को पूछने वाला कोई नहीं। फिर उन्हीं साहब को जो मौजूदा चीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपनी ज़मानत पे 20 दिन के लिए भेजा हुआ है, 1 महीने के लिए, वो ख़त्म हो गए वो टाइम। इनसे क्यों नहीं पूछते कि आप उसको वापस क्यों नहीं लेके आते? कोई भी पूछने के लिए तैयार नहीं है। आप देखें कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़माने में सबसे पहले जो जज कायम किया था हज़रत अबू बकर ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कायम किया था। और फिर उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़माने में उन्होंने 18 महकमे बनाए थे, उनमें से एक ये इंसाफ अदालत का महकमा भी था जिसमें काजी कायम किए थे उन्होंने। और काजी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तलब कर लिया था, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तलब कर लिया था। तो ये पावर होती है अदालत की और इंसाफ की। इंसाफ वो नहीं होता जो किया जाए, इंसाफ वो होता है जो नज़र आया जाए। फिर जिस तरह एक मुजरम को बेल दे के बाहर भेजा गया और इजाज़त दी गई मुल्क से बाहर जाने की, वो भी एक अपनी ही एक मिसाल है इस मुल्क में, और कोई मिसाल नहीं है। किसी और कैदी को बेचारे को नहीं भेजा गया। एक और कैदी ने दरख्वास्त की थी, उसको हार्ट का प्रॉब्लम था, उसकी दरख्वास्त ही नहीं सुनी गई अदालत में, और सुनते सुनते जब उसकी बारी कोई आई तो वो सुनने से पहले उसकी जेल में डेथ हो गई। तो ये पैरिटी नहीं है इंसाफ के निज़ाम की। कहते हैं अदालतों का दरवाज़ा खटकाना है, नहीं अगर मिलता तो फिर कहाँ पे जाएं इंसाफ। उसके बाद आप देख लें, इतवार को अदालतें लग जाती हैं हमजा शहबाज के लिए, शहबाज शरीफ साहब के लिए। जब इन्होंने बाहर जाना था, एक दिन में 3 दफ़ा अदालत लगी और फैसला दे दिया गया, बाहर जाने की इजाज़त दे दी गई। हमजा शहबाज के बारे में देख लें, तय खाने में बैठा हुआ था, उसको ज़मानत दे दी गई और ज़मानत दे दी जाती है। और फिर लोगों के जो सीरीज़ ऑफ एक्शन हुए हैं, अभी कौमी असम्बली में जो हुआ है, इलेक्शन कमीशन जो काम कर रहा है, इलेक्शन कमीशन पे मैं आता हूँ बाद में, और कौमी असम्बली में जो हुआ वहाँ पे 63A की दरख्वास्त गवर्नमेंट ने दी हुई है। उस पर अगर फैसला पहले कर दें और उसके बाद वोटिंग तो बाद में हुई है, हो जाता तो लोगों को यकीन हो जाता कि हमारी अदालतें बेहतर काम कर रही हैं। दोनों तरफ की जो है वो चीज़ें सुनी जा रही हैं और फैसले जो है मेरिट पे दिए जा रहे हैं। उसको डिले कर दिया गया। जस्ट अ डिलेड इज जस्ट अ डिनाइड। और अभी उसकी तारीख जो है ईद के बाद रखी थी। अभी जो उनके वकील हैं उन्होंने दरख्वास्त दे दी हुई है कि इसको 17 की बाद रखें, मैं अवेलेबल नहीं हूँ इसके लिए। तो एक साइड पे झुकाव ये नज़र आता है, जो मैं इसमें गलत हो सकता हूँ, लोग भी गलत हो सकते हैं, लेकिन जो देखने में चीज़ नज़र आ रही है वो ठीक नहीं है। अगर 63A का फैसला होता तो अंदर सिचुएशन डिफरेंट होती। और उसके बाद अदलिया ने जो फैसला दिया उसके ऊपर, उस पर फैसले पे हम क्रिटिक कर सकते हैं। उन्होंने लाजिम बात है कानून की शिक्कों को सामने रख के दिया होगा, लेकिन बादियों नज़र में जो नज़र आता है 2-3 चीज़ें हैं। एक तो लोग कहते हैं 69 जो है वो चैलेंज नहीं हो सकता, उसमें इंटरफेरेंस नहीं हो सकती। दूसरा, कोर्ट जो है पार्लियामेंट को ऑर्डर नहीं दे सकती स्पेसिफिक कि आप ये काम करें, ये काम करें, फलाने दिन को करें, वो पार्लियामेंट का काम है। उसमें वो कहते हैं कि दैट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ, उस पर कोई नैज़ नहीं बनती। यहाँ से बड़ी इरिटेशन क्रिएट हो रही। फिर उसके बाद जो सदर और प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात को वहाँ पे सलब कर लिया गया था, वो बड़ा क्वेश्चन मार्क लोग उस पर बता रहे हैं। खैर, जब इसमें डिटेल फैसला आएगा तो उसमें ऑब्वियसली हर फैसले के पीछे एक कानून का रेफरेंस दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन का। वो जब रेफरेंस आएगा तो पता लगेगा। बादियों नज़र में कोई रेफरेंस, कोई कानून ऐसा नहीं है जो चीज़ें जाहिर करे कि पार्लियामेंट को ऑर्डर दिया जा सकता है। और फिर रात को जब 12 बजे दरवाजे खुले, कोई दरख्वास्त तो लेके गया नहीं, तो इसका मतलब एक्सपेक्टेशन थी कोई लोग आ जाएं या किसी ने कहा वो आ जाएं, हम आ रहे हैं दरख्वास्त लेके। इस चीज़ ने बहुत बड़ा नुकसान किया है इंसाफ के अदारे का, और लोगों के दिलों में ये बहुत बड़ी चीज़ है जो बैठ की हुई है कि जो पावरफुल हैं जो मर्ज़ी करवा लें, जो आम आदमी है उसके लिए कोई नहीं है। ठीक है। उसके बाद पंजाब असम्बली में जो कुछ हुआ
उसने सोने पे सुहागा का काम किया। अभी लोग ये कहते हैं हम कौन सा दरवाज़ा खटखटाएं, अदालतों के दरवाजे खटखटा के रह गए, इंसाफ नहीं मिल रहा। एक तरफ इंसाफ है, दूसरी तरफ नहीं मिल रहा। पहली जो पिटीशन आई है 30 घंटे में उसका फैसला कर दिया गया, दूसरी पार्टियों को सुना ही नहीं गया और फैसला करके कह दिया गया कि हमजा शहबाज से इससे हलफ ले लिया जाए फलाने दिन। और जो दूसरी दरख्वास्त है उन्होंने दी थी उसका 20 घंटे में फैसला कर दिया। दूसरी उसमें भी दूसरी पार्टियों को कहते सुना ही नहीं गया। जब आप सुना ही नहीं गया दूसरी पार्टियों को एक तरफा एक वो करके, तो आप कैसे फैसला दे सकते हैं? इस पे एक बड़ी कन्फ्यूजन चल रही। और जिस इंसाफ माशरे में इंसाफ ख़त्म हो जाए वो माशरा फिर अफरा तफरी का शिकार होता है। बहुत सारे मुल्क हैं आप जहाँ देख लें इंसाफ ख़त्म हुआ तो लोगों ने इंसाफ को अपने हाथों में ले लिया। और सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन लोग कर रहे हैं वो कहते कि किस स्पीकर कौमी असम्बली को कह दिया गया कि आप हलफ ले लें आके, और जब भी आप कोई फ़ैसला लिखते हैं उसको किसी कॉन्स्टिट्यूशन का या कानून का हवाला देते हैं। तो कौन सा ऐसा कानून है जो इजाज़त देता है कि स्पीकर कौमी असम्बली आके हलफ ले ले यहाँ पे, और फिर रात के अंधेरे में गवर्नर हाउस पे जाके हमला किया गया? अदालतों का एहतराम उस वक्त होगा जब अदालतें फ़ैसले कानून और मेरिट पे देंगी। दूसरी तरफ जो अपोजिंग फोर्सेस हैं, जो पार्टीज हैं, पब्लिक है, वो कहती है कि ठीक है कोर्ट्स 12-24 घंटे खुली हैं तो यही हमारे लिए भी खुली होनी चाहिए। इसी एनोलॉजी को ज़हन में रखते हुए जब पीटीआई के वकला या फिर परवेज़ लाई के वकला कोर्ट्स में गए, सारी रात खड़े रहे, किसी ने कोई दरवाज़ा ही नहीं खोला, उनकी एप्लीकेशन को एंटरटेन ही नहीं किया, ना पहले किया ना बाद में किया। तो ये एक जो कंट्राडिक्शन है इसको दूर होना चाहिए। इंसाफ जो है, जस्टिस अक्रॉस द बोर्ड एट पैरिटी फॉर एवरीबॉडी, इट शुड बी द हॉल मार्क। ये जब आ जाएगा आप देखें पाकिस्तान कैसे फ्लोरिश करेगा और लोगों का कैसे ट्रस्ट बढ़ेगा अदालतों के ऊपर, और लोगों की ये इरिटेशन भी ख़त्म हो जाएगी और लोगों की ये कन्फ्यूजन भी ख़त्म हो जाएगी। लोगों का ये जो वाबेला है कि हम कौन सा दरवाज़ा खटखटाएं अभी जाके जहाँ से इंसाफ मिले, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो एक नई सोच पैदा करनी होगी। चीफ जस्टिस साहब जो हैं हमारे माशाल्लाह उमर अत्याब बंदयाल, बहुत पढ़े लिखे हैं, मैंने इनका देखा है बैकग्राउंड सारा, बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े डायनामिक हैं। वो सारी डायनामिज़म सर इस्तेमाल में लाएं। रिस्पेक्टेबल सर कुछ कीजिए इस अदलिया के लिए। वो जो 30 सालों से फ़ैसले होते हैं उनको ज़रा बेहतर कीजिए, और जो इंसाफ के तकाज़े हैं उसको पूरे कीजिए। जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं वो आप इंसाफ होगा तो लोगों की एक्सपेक्टेशन पूरी होंगी, लोग ट्रस्ट करना शुरू होंगे अपनी कोर्ट्स के ऊपर। आप देखिए रेडिकल इकदाम चाहिए। एक तो डीपोलिटिसाइज कर दें इसको कोर्ट्स को, इसके इंडक्शन सिस्टम जो है इसको बेहतर कर दें गवर्नमेंट के साथ मिलके। कोई ऐसा सिस्टम बना दें जैसे CSS के अफसरान आते हैं। उसके बाद एक मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म बना दें सर कि जो लोग जो केसेस चलते हैं उसकी मॉनिटरिंग हो। एक 4-5 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक जज, 4-5 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक जज, ताकि वो देखा जाए उसकी प्रोग्रेस चल रही है नहीं चल रही है। मंथली प्रोग्रेस मंगवाएं जैसे फ़ौज में ये काम चलता है। फ़ौज में ही मैं आपको बताऊं कि अगर एक टास्क हमको मिलता है कि ये 5 दिन में आपने करना है, अगर हम ना कर सकें उस पर हमें सज़ा मिलती है। तो आप ऐसा कोई सिस्टम लेके आ जाएं सर, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वाला सिस्टम वो तो डेड हुआ है, उससे कोई बेहतर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दें जहाँ पे अकाउंटेबिलिटी हो सके जजों की। और जो केसेस लगते हैं कोर्ट्स में, उसमें मनपसंद जजेस के सामने केसेस नहीं लगने चाहिए। आप कंप्यूटराइज सिस्टम बना दें कि जिसकी बारी आती है उसके सामने जो जज आएगा उसी के सामने उसका केस लगेगा। और जजेस अब्रप्टली चेंज नहीं होंगे जैसे शहबाज शरीफ के चक्कर में हुआ कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जितने जजेस इनके केस सुन रहे थे उन सबको ट्रांसफ़र कर दी। सर ये इंसाफ तो नहीं है। उसके बाद मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म और उसके बाद ये कंप्यूटर सिस्टम ऑफ द जजेस। फिर आप ये भी रख दें कि जो स्टे ऑर्डर्स हैं उनकी एक मुद्दत मुकर्रर कर दें सर, उस पर कोई फ़ैसला कर दें। आप अपना नाम तारीख में लिखवा जाएंगे अगर स्टे ऑर्डर के ऊपर आप कोई फ़ैसला कर जाते हैं कि इसकी मैक्सिमम मुद्दत 30 दिन होनी चाहिए या 2 माह 60 दिन होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होगी। इसके बाद जो है स्टे ख़त्म हो जाएगा और ऑटोमेटिकली केस को परसू करना चाहिए सर। उसके बाद आप ये भी कर दें जो बेल बिफोर अरेस्ट है उसका भी कोई एक ड्यूरेशन मुकर्रर कर दें सर। बेल बिफोर अरेस्ट करवा के लोग पूरी ज़िंदगी बैठे रहते हैं, और स्टे ऑर्डर से भी आप देखें 5-5 साल हुकूमतें करके चले गए हुए हैं लोग। इसकी मुद्दत भी कर दें, कोई 2 माह कर दें
या 1 माह कर दें या 3 माह मैक्सिमम कर दें, उसके बाद बेल ऑटोमेटिकली ख़त्म होनी चाहिए और उनको फेस करना चाहिए आके कोर्ट्स को उसके बीच में। और सर सबसे बढ़कर ये है कि जजेस की तादाद बढ़वाएं गवर्नमेंट से मिल के, और रोज़ाना जो प्रोग्रेस रिपोर्ट का मैनेज सिस्टम का है कि वो रखें, और एक तरीका लागू कर दें कि कोई वकील आके कहता है डेट दें, क्यों डेट दें, कि ये चीज़ें हैं, ये अगर एप्लीकेबल होंगी तो आगे केस पोस्टपोन हो सकता है, डेट हो सकती है, अगर नहीं होगी तो पोस्टपोन नहीं होगी, केस चलेगा। तो सर ये अगर आप काम कर जाएंगे तो अमर हो जाएंगे तारीख़ में भी, और बहुत बड़ा अपना नाम लिखा जाएंगे, इस मुल्क को भी एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा और ये तरक्की करेगा उस तरफ जो एक ख्वाब था कायद आज़म था का और ऑर्डर था हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, उस नहज पे पहुँचेगा जहाँ पहुँच के उन्होंने फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेडिक्शंस में कंट्रीब्यूट करना है। मैं अभी थोड़ा सा बयान करना चाहता हूँ। एक वीलॉग रात को देखा मैंने शमी इब्राहिम साहब का, बड़ी ख़तरनाक बात की है उन्होंने उसके बीच में। वो फरमाते हैं कि नून लीग का वतीरा है कि मुख्तलिफ लोगों की ये वीडियो फिल्में जो बनाते हैं, गैर अखलाकी वीडियो फिल्में बनाते हैं, फिर उनको ब्लैकमेल करके अपने काम करवाते हैं। उन्होंने मिसाल दी है, कहते हैं कि मैं बड़े वसूख से ये कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो हैं राजा साहब, वहाँ पे इन्होंने काफ़ी लोग भर्ती करवाए 60-70, जिसमें औरतें और लड़कियाँ भी थी, उनको यूज़ करके इनके ख़िलाफ़ गैर अखलाकी फ़िल्में बनाई हैं। अभी वो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहते हैं मैं उस बंदे का नाम भी जानता हूँ जिन्होंने वो लोग भर्ती करवाएं, वहाँ पे फिल्में बना के इनको अपने उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत ख़तरनाक बात है। वो कहते हैं जो फैसले अब्रप्टली आ रहे हैं नून लीग के हक़ में इलेक्शन कमीशन के, वो यही रीज़न है कि वो ब्लैकमेल हो रहे हैं। ये अगर रीज़न है तो इसको हाईएस्ट लेवल पे इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन का काम सीज़ हो जाना चाहिए जब तक ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। और इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर ये काम है तो फिर जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सज़ा होनी चाहिए। अगर नून लीग इसमें इन्वॉल्व है तो मेरा ख्याल है कि ये टाइम है कि इस पार्टी को बैन कर दिया जाए। आप देखें कि ये इसने पहले जजेस को बदनाम किया, जज अरशद की जैसे फिल्में बनाई, मक्का मुकरमा में बुला के उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की, अपने घर में ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई, और उसके बाद फ़ौज को जैसे ये बदनाम करते रहे और फिल्मों को जिक्र करते रहे। उसके बाद साकर निसार के ख़िलाफ़ जो इन्होंने मुहिम चलाई, तो ये सारी चीज़ें एक माइंडसेट को ज़ाहिर करती हैं, ब्लैक मेलिंग माइंडसेट। शमी इब्राहिम साहब ये भी कहते हैं कि इन्होंने और भी काफ़ी ब्यूरोक्रेसी के लोग जो हैं, बाकी जो लोग मैटर करते हैं, उनकी फिल्में बनाई हुई हैं, उनको ब्लैकमेल करके अपने हक़ में उनसे काम निकलवाते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी डेंजरस मूव, इसको हमें अरेस्ट करना चाहिए। दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कोर्ट को जहाँ समझते कि इंसानियत पिस रही है, छिसक रही है, वहाँ पे सुमो तो क्यों नहीं लेना चाहिए। आप नाज़म जोखियों के केस की मिसाल ले लें कि वो इंसान जिसने उसको कत्ल किया बाहर बैठा हुआ था, या पॉलिटिकल पार्टी उसको ला के शाहाना प्रोटोकॉल दे के ला रही हैं वोट डलवाने के लिए अपने हक़ में, ताकि जीत सकें, इस नो कॉन्फिडेंस को आप वो अपने हक़ में कर सकें। उसकी बीवी ने आके सामने टीवी पे कहा कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इनका मुकाबला कर सकूं, मैं सरेंडर करती हूँ और सुलह करती हूँ। इन केसेस पे क्यों इंसाफ नहीं दिया जाता, सुमो तो ली जाती। आप देखिए मोहसिन दावड़ जैसे लोग जो स्टेट के ख़िलाफ़ तकरीरें करते हैं, काम करते हैं, वो इस कैबिनेट का हिस्सा बनने की कोशिश करके इस वफद में बाहर चले गए और बाहर जाके पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ क्यों सुमो तो नहीं लिया जाता। और वो लोग देखें, कोई इनसे पूछने वाला नहीं है कि जब डेलीगेशन मिलने गया मोहम्मद बिन सलमान से, उसमें 2 काउंटर बैठे हुए थे, हसन नवाज़, हुसैन नवाज़। उनका क्या होता है, कोई होता नहीं है उनका। वो सरकारी वफद का हिस्सा बन के उनको मिलने के लिए गए, कोई सुमो तो नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो जब तक आप पावरफुल से नहीं पूछेंगे, पावरफुल को अकाउंटेबल नहीं बनाएंगे, उनके मुकदमात के रिज़ल्ट सामने नहीं आएंगे, उस वक्त तक आप देख लें कि इस मुल्क में इंसाफ के निज़ाम पे लोगों का ट्रस्ट नहीं होगा। ये जितने बड़े बड़े हैं इनके स्पेशल बेंच बना दें आप, शाहिद खाकान, एहसन इकबाल, उसके बाद जरदारी साहब हो गए, ओमनी ग्रुप हो गए, शहबाज शरीफ एंड अ फैमिली, नवाज शरीफ एंड अ फैमिली, जितनी उसके बाद ख्वाजा साद रफ़ीक वगैरह। वो देखें खुर्शीद शाह, उसकी बेल ही नहीं हो रही थी, आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने उसको बेल दे दी। वो देखें गवर्नर सिंध जो है एक्टिंग बना हुआ है,
वो गिरफ्तार है, अरेस्टेड है सर, अरेस्टेड। किसी मुआशरे में आज तक कोई मिसाल यहाँ देखने में आई है कि एक बंदा जो कि अरेस्ट है एक जुर्म के सिलसिले में, उसने एक क्राइम किया हुआ है, वो ना सिर्फ गवर्नर सिंध के वो फ़ायदे जो हैं वो उठा रहा है, वो मज़े ले रहा है, बल्कि अपने घर में बैठा हुआ है। एक अरेस्टेड बंदा कैसे गवर्नर सिंध बन सकता है और कैसे लोगों से हलफ ले सकता है? सारे सिस्टम को ठीक कीजिएगा, लोगों का ट्रस्ट अपने ऊपर कायम करें, और कायम करने के बाद ताकि लोगों का आप पे ट्रस्ट हो और लोगों को इंसाफ मिलना शुरू हो। इंसाफ मिलेगा तो ये मुल्क बहुत तरक्की कर जाएगा, मैं यकीन रखता हूँ इस चीज़ के ऊपर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।